शादी से पहले जो लोग चांद रात पे चूड़ियां पहनाने ले जाने के वादे कर रहे होते हैं, शादी के बाद चांद रात को वही लोग चांद रात के हुजूम, बिला वजह की महंगाई और मुख्तलिफ किस्म के बहाने करते पाए जाते हैं। लेकिन बीवियां भी बड़ी चालाक होती हैं, वो फिर इसका बदला इस तरह से उतारती हैं कि चांद रात वाले दिन शोरों के हाथ में ड्रिल मशीन दे देती हैं कि चले जी अब पर्दे टांगे। पाकिस्तान में शोरों की एक बड़ी तादाद चांद रात को पर्दे टांगती पाई जाती है। आज के दिन हम रमज़ान, चांद रात और साथ में ईद कार्ड पे कुछ बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इस रमज़ान में जब मैंने रमज़ान व्लॉग की सीरीज़ शुरू की थी तो बहुत सारे टॉपिक थे। उनमें से एक टॉपिक था रमज़ान और हमारी अम्माएँ, रमज़ान और चांद रात और रमज़ान और ईद कार्ड। लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया। रमज़ान में 27वीं शब गुजर गई है। 27वीं शब गुजरने के बाद रमज़ान की जो स्पिरिट होती है वो थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है, क्योंकि कौम जो है वो ईद के मोड में चली जाती है। तो अब आज के व्लॉग में इन तीनों ही मौजू को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, लेकिन आप यकीन करें आज के व्लॉग में आप बोर नहीं होंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालूं कि रमज़ान में हमारी अम्माएं किस तरह से बिहेव करती हैं। मोदी सरकार का कहना है कि अगर आप सीधे बाजू पे सोते सोते थक गए हैं तो आपको चाहिए कि आप करवट लें और लेफ्ट साइड पे सोना शुरू कर दें, और जब लेफ्ट साइड पे सोते सोते थक जाएं तो फिर करवट लेके सीधे बाजू पे चले जाएं, और इस अमल को उस वक्त तक दोहराते रहें जब तक कि अम्मा जूतियां मार के आपको ना उठाए कि रोजा रखा है या फाका किया है। खैर, हमारी अम्माएं ऐसी ही होती हैं। रमज़ान में अम्माओं की आम तौर पे 3 बड़ी अहम जिम्मेदारियां होती हैं। एक सहरी, दूसरी अफ्तारी और तीसरी नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी इसकी इंक्वायरी। और अगर आप नमाज पढ़ लें तो फिर उसके बाद अम्मा जो है वो फौरन ये पूछने आ जाती हैं कि सिपारे कितने पढ़े, और साथ ही वो फिर वो सारी बातें बताती हैं कि जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ के भूल गया उनके साथ कैसे कैसे खतरनाक किस्म के उनके अंजाम हो सकते हैं। लेकिन हमारी माओं की प्यार और मोहब्बत को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि देसी अब्बा जो है वो देसी अम्मा से कुछ अलग होते हैं। आजकल के तो अम्मा अब्बा जो है जरा लेटेस्ट फैशन के आने लगे हैं। हमारे ज़माने में तो सिर्फ अब्बा सिर्फ एक ही मॉडल का होता था, जो सिर्फ इस काम आता था कि अम्मा सारे दिन हमें डराती थी कि आ लेने दे तेरे अब्बा को। और वो हकीकत भी ऐसी है कि अब्बा के आने के बाद जो है ना माहौल चेंज हो जाता। तो वो एक किसी ने कहा था ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो इसी तरह से शरारती बच्चों का जो ग्रुप होता था, सारे बहन भाई जो हैं अब्बा के आने के बाद अचानक सहम के सारे इंसान के बच्चे बन जाते थे। लेकिन आजकल के तो अब्बा जो है ना वो खुद बच्चों के साथ बच्चे बने हुए तो खेल रहे होते हैं। अब मुझे यकीन करें, हम जैसे लोग जो है ना जब इस तरह का माहौल देखते तो हमें थोड़ी सी ये फील होती है कि यार हमारे अब्बा तो अगर किसी बात पर हंस देते थे तो हम लोग सब आपस में एक दूसरे के खाने में बताते थे कि अब्बा हंस रहे हैं। खैर, तो रमजान में आते हैं, अम्मा के ऊपर आते हैं। आमतौर पे रमजान में रोजा रखने के बाद अम्मा का पूरा वक्त जो है ना वो आपको ये हिदायतनामा जारी करते गुजर जाता है कि इस हरकत करने से बेहतर है कि रोजा ना रखो, यह करने से बेहतर है रोजा ना रखो। अगर आप टीवी चलाते हुए पाए गए, रोजा रख के टीवी देख रहे हैं, अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तो रोजा रख के इतना सोना, कुछ टाइम इबादत के लिए भी निकाल लो। लेकिन हमारी अम्माएं जब सहरी के वक्त आता है तो हमारी अम्माओं का बस नहीं चलता कि ये सहरी के सायरन से 2 घंटे पहले आपको उठा दें और उसके बाद सायरन तक यानी 2 घंटे तक आपको सहरी खिलाती रहें। अम्माएं जो हैं वो सहरी के अंदर सहरी को तह दर तह खिलाती हैं। पराठे, सालन, चाय, लस्सी, खजला, फेनी, चाय, लस्सी, दही, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बाजात वगैरह भी बना के रखती हैं। फिर उसके साथ ही की कोशिश होती है कि बच्चे दूध का गिलास भी पी लें, और दूध का गिलास पीते हुए उनकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा मेवाजात भी खा लें। बहरहाल बिल्कुल ये ऐसे हालात होते हैं जैसे लगता है कि बच्चा जो है ना वो रोज़ा नहीं रखने जा रहा बल्कि जहाद पे जा रहा है। उसके बाद हमारी अम्माओं की दूसरी कोशिश होती है कि बच्चे सो जाएं। उसकी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि अगर सुबह में उठेगा और सारे दिन का रोज़ा होगा तो दिन में रात में अगर नींद पूरी नहीं हो तो चक्कर वगैरह ना आ जाए। इस वजह से वो चाहती हैं कि सहरी करने के बाद फौरन सो जाया जाए। और इसी तरह से रात को भी इनकी कोशिश होती है कि तरावी पढ़ के आने के बाद सुला दिया जाए ताकि सहरी के वक्त 3 बजे उठा दिया जाए। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो, एक ज़माने में सहरी जगाने वाले आते थे ना, उनका तो धंधा ही चौपट हो गया। चैट जीपीटी ने क्या लोगों का बिजनेस ठप किया होगा। जो आजकल की नस्ल ने सहरी जगाने वालों का बिजनेस ठप किया है। अब तो सारे लोग सहरी तक जागते हैं
کسی اب آپ نے سنا ایک زمانہ ہو گیا ہوگا آپ نے بغیر سحری کے روزے کی ٹرم نہیں سنی ہوگی, کیونکہ بغیر سحری کا روزہ تو ان لوگوں کو ہوتا تھا نا جو رات کو سو جاتے تھے اور سحری میں آگ نہیں کھلتی تھی. اب سحری تک جب سوتے ہی نہیں ہے تو پھر بغیر سحری کا روزہ کیسے رکھیں گے. ویسے ہماری اماؤں کو جو ہے نا بچوں کے جلدی سونے کی ہمیشہ سے وہ ہے, رات کو پہلے کبھی ہم VCR پہ فلم دیکھتے تھے تو جلدی سو جاؤ, رات کو جاگ رہے ہو, پھر ڈش آ گیا, پھر موبائل آ گیا, کمپیوٹر آ گیا. لیکن اماؤں کا یہ لوگ کی طرح جاگنے والے یہ آئٹم جو ہے نا تقریباً 365 دن کا ہے. رمضانوں میں عام طور پہ ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے انکوائری کرا کرتے تھے کہ پوسٹ آفس میں عید کارڈ بھیجنے کی تاریخ کیا ہی ہے. آپ کو یہ ٹرمپ یا یہ جملہ شاید سمجھ میں نہیں ہے کہ پوسٹ آفس عید کارڈ کی آخری تاریخ صرف اس وجہ سے آتی تھی کہ جو لوگ عید کارڈ بھیجنا چاہتے ہیں پوسٹ آفس ایک ڈیو ڈیٹ دے دیتا تھا 20ویں 18ویں 19ویں رمضان تک, کہ اس وقت تک جن لوگوں نے عید کارڈ پوسٹ آفس میں پہنچا دیے ان کے عید کارڈ عید تک متعلقہ ایڈریس پر پہنچا دیے جائیں گے. اس کے بعد والے عید کارڈ وہ قبول کر لیتے تھے لیکن اس کی عید پر پہنچنے کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں عید کارڈ ایک بڑا ایک خوبصورت فیسینیٹ قسم کا ایک تہوار ہوتا تھا. لوگ باقاعدہ عید کارڈ خریدنے جاتے تھے, عید کارڈ کی دکانیں لگی ہوتی تھیں, اس پہ جا کے عید کارڈ پسند کیے جاتے تھے. وہاں پہ اس زمانے میں عید کارڈ میں ایک بڑی پرابلم ہوتی تھی, عید کارڈ کے اندر جو مضمون لکھا ہوتا تھا وہ انگلش میں ہوتا تھا اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ عید کارڈ جو ہے یہ کسی جاننے والے رشتہ دار کو دینا ہے یا یہ منگیتر کو دینا ہے. عام طور پہ ہم جیسے اس کی نشانی یہ لگائی ہوئی ہوتی تھی کہ اگر عید کارڈ پھولوں والا ہے تو یہ کسی رشتہ داروں کے لیے ہے, اور اگر عید کارڈ کے اوپر دل بنا ہوا ہے تو یہ پھر منگیتر وغیرہ کو دینے کے لیے ہے. لیکن کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا تھا, پھول والا کارڈ بھی منگیتر والا نکل جاتا تھا, اظہار محبت والا نکل جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد باتیں سننے کو ملتی تھی. اس وجہ سے بہت سارے سیانے لوگ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسا عید کارڈ خریدیں اندر جس میں خود کچھ لکھیں. لیکن ایسا عید کارڈ خرید تو لیا جاتا تھا جس میں خود کچھ لکھا جائے, لیکن اب اس میں لکھا کیا جائے, کیونکہ انگریزی میں لکھا ہوا عید کارڈ تو اسپیشیس ٹائپ کا ہوتا تھا, اس میں تو جان چھوٹ گئی. لیکن اب جب خود لکھنا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھنا ہے. رائٹنگ کا بھی پرابلم ہے اور کنٹینٹ کا بھی پرابلم ہے. اس زمانے میں سوشل میڈیا فیس بک تو ہوتا نہیں تھا, یا واٹس ایپ اسٹیٹس تو ہوتے نہیں تھے کہ آپ نے عید مبارک کا میسج وہاں سے پڑھا اور چھاپ دیا. آج کل تو یہ بارٹر سسٹم ہے نا, ادھر سے آپ کے پاس میسج آیا ادھر آپ نے فارورڈ کر دیا اور دوسری جگہ سے آنے والا میسج ادھر فارورڈ کر دیا. جس طرح عام طور پہ محلے میں جو حلوہ آتا ہے وہ ایک گھر کا آیا ہوا حلوہ دوسرے گھر کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے, اسی طرح آج کل سوشل میڈیا پہ SMS اور واٹس ایپ پہ جو میسج آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیے جاتے ہیں. اور اکثر لوگ تو اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ بھیجنے والے کا نام ڈیلیٹ کیے بغیر اسی کے نام سے عید مبارک کا بھیج دیتے ہیں. ایک اور ہمارے یہاں عید مبارک کے میسج میں انگریزی بڑی شاندار, جس دن عید آتی ہے نا اس دن آپ SMS غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے شیکسپیئر سے اچھی انگریزی جانتے ہیں. ایسی شاندار انگریزی ہوتی ہے, اور کسی بھی عید کے میسج میں بیلیٹڈ کا ورڈ نہ استعمال ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عید مبارک ہی نہیں ہے, اور ساتھ میں آسپیشیس. تو خیر, لیکن اس زمانے میں عید کارڈ ہوتے تھے, عید کارڈ کو پسند کرنا, عید کارڈ کو لکھنا, عید کارڈ کو بھیجنا, اور ایک دوسرے کو باقاعدہ عید کارڈ بھی دیا جاتا تھا. یعنی ایک عید کارڈ تو وہ ہوتے تھے جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے بائی پوسٹ دیے جاتے تھے, لیکن دوستوں کو رشتہ داروں میں آپس میں بھی ایک دوسرے کو کارڈ دیے جاتے تھے. ان کارڈ کو بڑی محبت سے لکھا جاتا تھا اور اس سے کہیں زیادہ محبت سے پڑھا جاتا تھا اور پھر رکھا بھی جاتا تھا, بلکہ بار بار بھی پڑھا جاتا تھا. اور اگر کوئی عید کارڈ دینا بھول جائے تو پھر اس کو یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ اس نے تو ایک عید کارڈ جوگا بھی نہیں رکھا. لیکن اس عید کارڈ کے زمانے میں ایک اور بڑے مزے کی چیز تھی. ایک عید کارڈ اور ہوتے تھے جو ہم جیسوں کے بڑے فیوریٹ عید کارڈ ہوتے تھے. یہ عید کارڈ اصل میں عید کارڈ نہیں ہوتے تھے بلکہ پوسٹ کارڈ ہوتے تھے, لیکن ہم اس کو عید کارڈ ہی کہتے تھے. VCR کا زمانہ تھا, بالی ووڈ ہمارے سروں پہ ناچ رہا تھا. اس وقت یہ پوسٹ کارڈ آتے تھے انڈین فلمی اداکاروں کی, اور ہم اس پوسٹ کارڈ کو خریدا کرتے تھے. اور وہ پوسٹ کارڈ دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک کلیکشن ہوتی تھی. جس طرح سے لوگ اینٹیک چیزیں جمع کرتے ہیں, ایک زمانے میں لوگوں کو اسٹیمپ جمع کرنے کا شوق ہوا کرتا تھا, کچھ لوگوں کو کوائنز جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا. تو ہمیں عید کارڈ کی شکل میں یعنی پوسٹ کارڈ کی شکل میں فلمی اداکاروں کی تصویریں جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا, اور روزانہ دکان پہ جا کے چکر لگاتے تھے کہ کسی اداکار کی کوئی نیا پوسٹ کوئی نئی تصویر آئی ہو تو اسے خرید کے اپنے خزانے میں جمع کیا جائے. 1 روپے کا یہ کارڈ ہوا کرتا تھا. یہ عید کارڈ بھی ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے. یہ عید کارڈ بڑے معصوم ہوا کرتے تھے. اس میں ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا دوست لاکھوں میں,
एक टाइप के शेर व शायरी होती थी। इसमें बाकायदा फूल भी अपने हाथ से बनाए जाते, तो वो फूल इतने खतरनाक किस्म के फूल होते थे ड्राइंग में कि बाज़ औक़ात लिख के बताना पड़ता था कि ये जो चीज़ बनाई गई है ये फूल है। जबकि इश्क या ईद कार्ड के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती थी, एक दिल बनाया जाता था, पान का पत्ता जिसको दिल के तौर पर, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसमें से एक तीर जा रहा होता था दिल के पास से, तीर में से खून निकल रहा होता तो नीचे एक प्याला भी बना देते थे जिसमें खून जमा हो रहा था, और बात से आने तो मुर्गी वाले की दुकान से जाके खून लेके उसमें एक आध जुमला भी जोड़ देते थे, शायद उसमें जोर बयान बढ़ जाता होगा। लेकिन वो ईद कार्ड, वो सब कुछ जो है ना गायब हो गया है। एक कार्ड बनाते हैं किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, एक ईद कार्ड बनाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए उसे भेज दिया जाता है। भेजने वाले को कभी काम हो गया, एक ही ईद कार्ड को व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाला, 200 लोगों को एक साथ आपने ईद मुबारकबाद दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो मोहब्बत, वो इखलास, वो जो एक एक कार्ड चुनना, एक कार्ड सेलेक्ट करना, एक कार्ड पसंद करना और उसके बाद सोचना क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें अब अनका हुई। अब सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेलिटी रह गई है, इसके अंदर वो खूबसूरती नहीं रह गई जो कभी हुआ करती थी। लेकिन खैर हमारे जैसे लोग जो है ना उस ज़माने की बातें करते रहते हैं। आप नई नस्ल तो बहुत आगे निकल गई है। अब तो फेसबुक के ऊपर ही ईद मुबारकबाद कर दी जाती है और उसके बाद वो तमाम लोग जो है नीचे खैर मुबारक लिख देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लोग करते थे तो चांद रात से गए तो चांद रात रह गई है। थोड़ी चांद रात पे भी बात करते। चांद रात को जो है ना शायरों ने और अदीबियों ने बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया है। इन्होंने हर चीज को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया। मेरे ख्याल में शायरों ने जितनी भी चीजों को ग्लैमराइज किया है, जिसमें चांद हो, जिसमें हसीना की जुल्फें हो, ये तमाम चीजों को मैं समझता हूँ सिर्फ शायरों ने खुद अपनी वजह से ग्लैमराइज किया है। वाहिद चीज अदब में जो चीज मुझे हकीकत से करीब तक लगती है वो बेगम के मेके जाने पे जो खुशी का इजहार है वो वाकई में हकीकी है। लेकिन बाकी जितनी भी ये शायरों ने लंबी लंबी छोड़ी है ना महबूब के लिए चांद तारे तोड़ के लाने के दावे, और अगर उसी बारिश के वक्त कह दिया जाए कि जाके जरा दही ले आओ तो वो महबूब को तारे तोड़ के लाने वाले जो है ना दही लेने जाने के लिए उनको छतरी ढूंढते रह जाते हैं। चांद रात पे खवातीन को जो है ना चूड़ी पहनने और मेहंदी लगवाने का बड़ा शौक होता है। इनका बड़ा आइडियल होता है कि चांद रात को जाया जाए, मेहंदी लगवाई जाए, चूड़ियां पहनी जाए। जबकि हमारे मनचले नौजवान जो है ना वो 2 बनियान की एक शॉपर लेके घूमते फिरते होते हैं चांद रात के ऊपर और स्टॉलों के ऊपर देख रहे होते हैं। उनको ज्यादा चांद रात के ऊपर जितना रश होता है आप यकीन करें उतनी शॉपिंग होती नहीं है। अगर आप दुकानों को गौर से देखें तो दुकानें खाली होती हैं। स्टॉल के ऊपर भी इतने लोग नहीं होते, लेकिन जितने लोग जो है ना सिर्फ घूम रहे होते हैं। चांद रात को शॉपिंग कम और जो है ना घूमना फिरना ज्यादा होता है। जबकि जो सियाने लोग होते हैं वो ईद की शॉपिंग जो है ना पहले से करके रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की एक और बड़ी खूबसूरत आदत है चांद रात को चांद रात की तरह मनाना। और चांद रात को चांद रात की तरह मनाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम जब तक चांद रात मनाना शुरू नहीं करते, जब तक मौलवी साहब आके चांद का ऐलान नहीं करते। चांद के ऐलान से पहले सारे लोग सुस्त टीवी देख रहे होते हैं और जैसे ही मौलवी साहब चांद का ऐलान करते हैं ये कौम जो है ना इस तरह से एकदम अचानक स्प्रिंग की तरह खड़ी होती है जैसे कि दुश्मन ने बगैर इत्तला के हमला कर दिया हो और फौरी तौर पे जो है हमले के दिफा के लिए तैयारी पकड़े। यहाँ फौरन जनाब इधर जब मौलवी साहब ने ऐलान किया उधर कपड़े निकल आए, इस्त्री हो रही है। लोग जो वो लोग जिनको घूमने जाना है वो बाजार निकल गए और जिनको कल सुबह ससुराल जाना है वो नाई की दुकान पे पहुंच के फैशल कराने। उसके अलावा चांद रात को पाकिस्तानी घरों में पेन की बड़ी शदीद जरूरत होती है। हर दूसरा आदमी जो है पेन ढूंढ रहा होता है। ये इस पेन का अदब से और या कुछ लिखने विखने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पेन जो है ना अजारबंद दानी के तौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि सबने सलवार कमीज पहनने होते हैं और ज्वाइंट फैमिली पाकिस्तान में ज्यादातर है। इस वजह से ऐसी चांद रात हो ही नहीं सकती जब चांद रात को घर में पेन को तलाश ना किया जाए अजारबंद दानी के तौर पे। उसके बाद छत की सफाई, पंखों की सफाई, पर्दे टांगना, नया सामान निकाल के रखना मेहमानों की तवाज़ा के लिए एक रौनक वाली चीज होती है। लेकिन दोस्तों एक बात ही है, चांद रात का जो मजा है ना वो चांद रात का अपना मजा है। चांद रात की खुशी है। आप अगर कभी फील करें चांद दिखने के बाद जो है ना आपको अपने अंदर एक अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। रमजान में रोजा रखने की पाकीज़गी उसकी वाइब्स जो है वो अलग है, लेकिन चांद दिखने के बाद की जो मसरूरियत है वो एक अलग ही वो है, आपको एक अजीब सी खुशी दे रही होती है। आप तमाम लोगों को ये रमजान के रोजे, इस रमजान की बरकतें, रहमतें और चांद रात की खुशियाँ और ईद ये सब मुबारक हो। जिन लोगों की तैयारियां पूरी हो गई हैं उनको बड़ी बड़ी मुबारक हो और जिनकी तैयारियां अधूरी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है वक्त कम में मुकाबला सख्त है। फटाफट दर्जी से अपने कपड़ों उठा लें, जूते की दुकान पर पहुंचे, अपने साइज का जूता ढूंढने की कोशिश करें। चांद रात को जूते ढूंढने वालों को साइज मिलता है तो डिजाइन नहीं मिलता और डिजाइन मिलता है तो साइज नहीं मिलता। दोस्तों रमजान सीरीज
आम लोगों की आम सी बातें जो आप लोगों से शेयर की, आप लोगों को ओवरऑल कैसी लगी, आप लोगों के कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।